किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों आज भी आप लोगों के बीच में हम एक क्रॉप्स के बारे में वीडियो लेके आए हैं और उसके साथ साथ जो हमारी जड़ वर्गीय क्रॉप्स हैं, जड़ वर्गीय सब्जियां हैं या जड़ वर्गीय जो नकदी फसल है उसके बारे में भी हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। लेकिन आज जो आप लोगों के बीच में हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वीडियो बनाने का, वो आलू के ऊपर वीडियो लेके हम आपके बीच में आए हैं। आलू हमारे देश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हमारा हरियाणा, राजस्थान इत्यादि में काफ़ी जगह पर आलू लगाया जाता है। और मुख्य फसल जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फार्मर आलू की क्रॉप लगाते हैं और उसके लिए वो तरह तरह के तरीके भी अपनाते हैं। आप देखते भी होंगे, रासायनिक तरीके से भी करते हैं, मिक्स भी कर रहे हैं, रासायनिक भी कर रहे हैं, जैविक उत्पाद भी उसके अंदर वो डालने का काम कर रहे हैं। आलू की बात करें तो होम गार्डनिंग में देखें तो होम गार्डनिंग में हमारी माताएं बहनें लगाती हैं अपने खुद के लिए, घर के लिए इतना आलू हो जाए। या एक छोटे किसान की बात करें तो वो क्रॉप्स के साथ साथ जो है अपने खेत में 2 से 3 क्यारियां लगा के आलू वहां भी वो लगाते हैं। एक थोड़ा सा लार्ज स्केल पर यानी 1 बीघा 2 बीघा में जो आलू कुछ उत्पादन अच्छा है या ट्रायल के तौर पर जो है आलू हमारे साथी लगाने का काम करते हैं। तीसरा बड़े स्केल पर यानी आलू ही उनका मुख्य व्यवसाय उनको कह सकते हैं रबी के क्रॉप का, तो वो काफ़ी अधिक मात्रा में आलू अपने खेत में लगाते हैं। और मुख्य रूप से आज तक अगर हमने देखा है तो आलू में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ा उसके अंदर इशू क्या रहता है कि आलू जब भी क्रॉप हम लगाएं तो उसका उत्पादन अच्छा है। सही मायने में बात करें तो 10 से 20 टन तक आलू का उत्पादन प्रति एकड़ लिया जा सकता है, जो बहुत होता है। अगर 20 टन भी किसी साथी ने आलू का उत्पादन लिया है तो 200 क्विंटल उसको हम कह सकते हैं। लेकिन उतना तो हमारी ज़मीन में पॉसिबल वो नहीं है। अब वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी ज़मीन की कंडीशन कैसी है कैसी नहीं वो आप उसको भली भांति जानते भी होंगे। अधिक मात्रा में रसायन का उपयोग करके हमने अपनी पूरी क्रॉप्स को जो है अपनी ज़मीन को जो है वो खराब करने का काम किया है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथियों मिल सके। आज जो आप लोगों के बीच में हम बात करेंगे वो रसायन मुक्त आलू कैसे हम लगाएं, किन चीज़ों का ध्यान हम रखें जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा है। यानी यहाँ कहने की बात साथियों ये है कि अगर हम रसायन मुक्त आलू का उत्पादन लेंगे, खर्चा भले ही चाहे रासायनिक इतना लग जाए, लेकिन वैसे लगेगा नहीं, लग जाए, लेकिन हम जैविक तरीके से आलू का उत्पादन ले लें, उसमें फायदा साथियों आपको क्या होगा? उसमें फायदा ये आपको होगा कि एक तो उत्पादन तो अच्छा हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ उस आलू की जो अवधि है यानी भंडारण की जो उसकी अवधि है वो अवधि काफी साथियों बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर आप जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से या रसायन मुक्त तरीके से जो है आप आलू का उत्पादन लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों के बीच में डिस्कस करूंगा। उन चीज़ों का आप मुख्य रूप से ध्यान दे लीजिए, सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। सबसे पहले तो मिट्टी जो है वो मिट्टी कैसी मिट्टी होनी चाहिए? वैसे तो नरम मिट्टी यानी मुलायम मिट्टी होनी चाहिए जिसमें जड़ों का जो विकास है वो अधिक मात्रा में हो सके। और आज वो समय शायद हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि नरम मिट्टी की हम बात करें, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 90% मिट्टी जो है हमारे खेतों की पत्थर की तरह कठोर हो चुकी है। वो आप भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। उसका मुख्य रूप से रीजन क्या है? अधिक मात्रा में रसायन का उपयोग, मुख्य रूप से खरपतवार नाशक का उपयोग। उस वजह से वो मिट्टी की हालत ऐसी हो गई कि वो पत्थर की तरह कठोर हो गई है। वहां पर जड़ों का विकास तो दूर की बात है, स्टार्टिंग में अंकुरण का होना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसका भी मैं आज आप लोगों के बीच में उस समाधान आपको बताऊंगा अगर आप करना चाहें, अगर आलू की क्रॉप आप लेना चाहें। दूसरा, इसमें आप आलू जो लगाएंगे उसको मिश्रित भी आप कर सकते हैं, यानी कुछ मात्रा में रसायन डाल के कुछ मात्रा में
जो है जैविक तरीके से जो माननीय चंद्रा जी के उत्पाद है उनका उपयोग करते हुए भी आप अच्छा उत्पादन साथियों ले पाएंगे। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जब आप रासायन छोड़ के जैविक में कदम रख रहे हैं तो मिट्टी की कंडीशन तो आप भली बात ही जानते हैं, जमीन का पीएच मान भी उसमें ज़्यादा होगा, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन ना के बराबर होगा, और जहाँ जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो नील होता है ना के बराबर होता है, वहाँ आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। तो आज उसी चीज़ों पर थोड़ी सी 2-3 बातों पर मैं प्रकाश आप लोगों के बीच में डालूंगा। तो सबसे पहले जो इसमें मिट्टी हम लेंगे, मिट्टी का जो चयन करेंगे वो या तो बलुई मिट्टी होना चाहिए, और बलुई मिट्टी की अगर बात करें तो उसके अंदर पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी काफ़ी अधिक पाई जाती है, ये आप भी जानते हैं। और जहाँ पर रसायन उपयोग होता है वहाँ पर तो बलुई मिट्टी में ना के बराबर पोषक तत्व होते हैं, ना के बराबर उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है, और ना के बराबर ही उसके अंदर मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस इत्यादि जो होती हैं। उसके लिए हमारे पास समाधान है कि माननीय चंद्रा जी के हमारे पास फंगस बैक्टीरिया की जितने भी उत्पाद हैं वो सारे आज हम उसका यूज कर रहे हैं, और यूज यहाँ भी हम उसका करेंगे तो उससे उसका बेनिफिट 2 गुना हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी दोमट मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी में भी आलू का उत्पादन आप ले सकते हैं, आलू की क्रॉप उसमें लगा सकते हैं, प्याज की क्रॉप आप लगा सकते हैं, सलगम इत्यादि की क्रॉप भी वहाँ अच्छी भली बाती आप लगा सकते हैं, शक्करकंदी भी आप वहाँ लगा सकते हैं। तो इनका जो जितनी भी जड़ वर्गीय फसलें हैं, आलू की ही नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, अन्य क्रॉप जो आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरीके से अगर करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, कंपोस्टिंग खाद अगर आपके पास है और डिकम्पोज की हुई खाद अगर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं, या फसल के अवशेष से तैयार की हुई खाद है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर सोयाबीन अधिक मात्रा में होता है तो उसका वेस्ट भी वहाँ मिल जाएगा। हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बाजरे का वेस्ट जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। उसको अपने खेत में आप मिलाइए, उससे ऑर्गेनिक कार्बन भी आपका बढ़ेगा और ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों की जो डेफिशिएंसी है उसको भी वो पूरा करने का काम करेगा। उसको डिकम्पोज करने का तरीका हमारे पास है, वेस्ट डिकम्पोजर है, कचरा मित्र है, उसका उपयोग किया जा सकता है और जल्दी और फास्ट जो है उसको डिकम्पोज आप कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, फसल के अवशेष जो है उसकी भी कंपोस्टिंग खाद आपके पास नहीं है, तो आप क्या तरीका जो है इसमें अपनाएं। उसके लिए सबसे बड़ा सहारा जो आपका है वो डीकेसी की उत्पाद है, माननीय चंद्रा जी की उत्पाद है, एनपीके है, वेस्ट डिकम्पोजर है, यूप्रो है, पैडी स्पेशल है, वाम है, ट्राइकोडर्मा है, एनडब्ल्यूडीसी है, फूड ग्रेड ओडब्ल्यूडीसी इत्यादि का उपयोग आप कर सकते हैं। और ये सारे उत्पाद आपके पास उपलब्ध भी हैं, और जिन साथियों के पास उपलब्ध नहीं है वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके मंगा भी सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आप अगर मान लीजिए ज़मीन की कंडीशन ज़्यादा खराब है तो उस समय जो है आप थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं 1 साल तक। यानी कंप्रोमाइज़ की मतलब ये है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आपको खेत की आवश्यकता है और वो ऑर्गेनिक से पूर्ति नहीं हो रही है तो उसमें कुछ मात्रा में रसायन आप ऐड कर सकते हैं। विशेष करके वो रसायन जैसे यूरिया, पोटास इत्यादि का उपयोग मात्रा आप कर लीजिए, काफ़ी रहेगा। और वो भी मात्रा जो आपको क्या रखनी है, जो पहले आप मात्रा यूज करते थे उसके जो है आधी से कम मात्रा आप लेके जो है आलू का उत्पादन कर पा सकते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से आलू के अंदर अगर मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता की बात करें तो नाइट्रोजन और पोटास की सबसे ज़्यादा जो है उसमें अहमियत रखी गई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में बात करें तो मैग्नीशियम है और हमारा जो फास्फोरस है, जिंक है, इसकी भी आवश्यकता जो है उसमें पड़ती है। और ज़्यादातर अगर बात करें तो नाइट्रोजन और पोटास, यानी नाइट्रोजन जो है उसकी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा काम आएगा, जिसका विकल्प हमारे पास एनपीके और यूप्रो है। और पोटास जो है वो उसकी साइज बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहयोग करेगा, जिसके लिए आपके पास एनपीके वेस्ट डिकम्पोजर ऑलरेडी अवेलेबल है, साइज बढ़े, और वाम आपके पास उपलब्ध है। माइक्रोन्यूट्रिएंट पर अगर आप बात करें तो पैडी स्पेशल आपके पास है, एनपीके आपके पास है और वेस्ट डिकम्पोजर है, एनडब्ल्यूडीसी, ये सारे उत्पाद आपके पास हैं। उसका उपयोग आप फोलियर स्प्रे में कर सकते हैं। साथियों अगर सही देखें आप तो जो रसायन में जो खर्चा आप लगा रहे हैं उससे आधा खर्चा लगा के
आप जो है आलू का एक बेस्ट उत्पादन जो है जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से बात करें या गौ आधारित तरीके से बात करें, वो उत्पादन आप साथियों ले सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें ये पोषक तत्वों की आवश्यकता आपको महसूस होगी। दूसरा जो है आप आलू का जो बीज आप लेते हैं, कहाँ से आप ले रहे हैं, किस वैरायटी का बीज आप ले रहे हैं, वो तो आपको वहां पर देखना है। अच्छी क्वालिटी का बीज आपके पास आपको अगर मिलता है तो वो उत्पादन में आपका सहयोग करेगा। अगर आपके पास बीज ऑलरेडी सुरक्षित आप रखते हैं, क्योंकि काफी किसान हमने आलू के ऐसे देखे हैं जो कि अपना बीज सुरक्षित पहले ही कर लेते हैं और उसी बीज को जो है वो यूज करते हैं। तीसरा इसमें सबसे अहम योगदान रहेगा बीज उपचारित का, यानी बीज उपचारित करके अगर आप लगाएंगे, और वाम है हमारा, ट्राइकोडर्मा है या वेस्ट डिकम्पोजर, NWDC जो है, NPK है, इससे अगर आप बीज को उपचारित करेंगे तो सीधी सी बात है उसमें कलों की संख्या बढ़ेगी, ग्रोथ अच्छी आएगी, जल्दी उसमें अंकुरण जो है आप देख पाएंगे। और उसमें एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये आएगा, मानिए चंद्रा जी के उत्पाद अगर आप यूज करते हैं तो आपके खेत में प्रॉपर रूप से एक नियमित रूप से जो है नमी बरकरार रहेगी, और नमी जहां रहेगी सीधी सी बात है जड़ वर्गीय क्रॉप्स के लिए नमी की आवश्यकता आपको होगी। सिंचाई कम आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा तामझाम उसमें करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका है बीज उपचारित जो है मैंने आपको बताया, इससे बीज उपचारित आपको कर लेना है। और बीज उपचारित करने के 2 या 3 दिन तक भी आलू की बुआई आप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। अब यहाँ जैसे काफी साथी कहते हैं कि बीज उपचारित करने के कितने दिन के बाद, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, या आप जो है ज्यादा से ज्यादा 4 दिन तक जो है उसकी, या 5 दिन तक जो है आप उसकी सोविंग करवा सकते हैं। कोई भी इसमें किसी तरह की समस्या नहीं है। हाँ, बीज उपचारित अगर आप करें तो जैविक तरीके से, रसायन मुक्त तरीके से करते हैं तो उसी तरीके से आप पूरा कीजिए। और रासायनिक से अगर आप करें तो रासायनिक से बीज उपचारित करने का वैसे कोई ज्यादा बेनिफिट से साथियों नहीं मिलता है, ये आपने भी देखा होगा। और एक उसके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आपके सामने आती है, रासायनिक से बीज उपचारित अगर आप करके बीज लगाते हैं तो उसमें अंकुरण जो है वो अगर जैविक तरीके से, जो माननीय चंद्रा जी के उत्पाद हैं उस तरीके से अगर आलू का बीज उपचारित करें तो उसके मुकाबले जो है कम से कम 20% का फर्क आपको नजर आएगा। यानी अगर आप माननीय चंद्रा जी के उत्पाद से अगर बीज उपचारित करके लगाएंगे तो 100% उसमें अंकुरण होगा, और कल्लों की संख्या जो है इतनी आप देख पाएंगे जो आपने शायद आज तक ना देखी हो। क्योंकि काफी साथियों ने जो आलू का उत्पादन लिया है या जो होम गार्डनिंग में करते हैं, छोटे स्केल पर हमने भी किया है आलू का, तो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट्स हमें देखने को मिला है। सबसे ज्यादा जो है फंगस की समस्या इसको परेशान करती है, वो आप ऑलरेडी ट्राइकोडर्मा वेस्ट डिकम्पोजर जो है आप डालने का काम कर रहे हैं और वाम डाल रहे हैं, तो वहां आपको अच्छा बेनिफिट साथियों मिल सकता है। आने वाले टाइम में जो है इसको आप लगाने के बाद जो है इसका अंकुरण अच्छे ढंग से आ जाए, उसके बाद का एक वीडियो और हम आप लोगों के बीच में बना देंगे। लेकिन मोटा मोटी अगर हम यहाँ बात करें तो मुख्य रूप से आपको जो आवश्यकता पड़ेगी स्टार्टिंग में, एक तो मिट्टी सही ढंग से आपको तैयार करना है, डोले इत्यादि जो है उसके सही ढंग से आपको बनाने हैं। वो आप अपने एरिया में किस तरीके से आप बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फासला अगर अच्छा आप रखेंगे, यानी जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अगर आप लगाते हैं तो उसमें फासला सबसे जरूरी है। अगर फासला आप अच्छा रखेंगे तो रियल में आपका उत्पादन जो है 15 टन तक प्रति एकड़ आप ले सकते हैं साथियों। अगर जैविक तरीके की हम बात करें तो 12 टन, 10-12 टन के आसपास भी अगर आपका उत्पादन आएगा तो भी आप इसको अपने आप में कम ना मानिए। एक तो उस आलू की लाइफ बढ़ जाएगी, दूसरा खर्चा जो है आपका ना के बराबर वहां पर साथियों हो जाएगा। तो मेरे को लगता है साथियों वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो यहाँ मुख्य रूप से सबसे जरूरी जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, माननीय चंद्रा जी के उत्पाद जो बीज उपचारित में आपको यूज करना है वो ट्राइकोडर्मा, वाम, वेस्ट डिकम्पोजर, NWDC और NPK इत्यादि का ही उपयोग आप कर सकते हैं। और पहली जो आप उसमें जैसे मान लीजिए मिट्टी आपने तैयार कर ली है, डोले इत्यादि आपने निकाल लिए हैं, तो ये सारे उत्पाद जो हैं आप इकट्ठा कीजिए, यानी 200-200 लीटर सभी उत्पाद आप ले लीजिए, 1000 लीटर या 500 लीटर जो है इसका एक रेशो आप तैयार कीजिए, और वो पूरा 100% आप छिड़काव करवा दीजिए आलू लगाने से पहले। उधर बेनिफिट आपको ये होगा कि वो नमी आपके खेत में होगी तो वो पूरा जो भी हमने बैक्टीरिया, फंगस जो भी डाला है वो मिट्टी में जाएगा। नीचे जमीन जनित जो भी आपकी समस्याएं हैं,
मिट्टी जनित जो भी आपके रोग हैं उनको वो खत्म करने का साथियों काम करेगा। दूसरा, आप बीज उपचारित फिर आप हमारे माननीय चंद्रा जी के उत्पाद से करेंगे तो वहां पर आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा, एक तो उसमें अंकुरण अच्छा आएगा, और जो गलन की समस्या है, एक यहाँ सबसे मोटी समस्या आपने देखी होगी आलू के अंदर गलन की समस्या बहुत ज्यादा देखी गई है, वो गलन की समस्या जो है 100% नहीं 1000% जो है खत्म करने का काम माननीय चंद्रा जी की उत्पाद ये करेंगे। तो आप इस तरीके से आलू की अच्छा उत्पादन साथियों आप ले सकते हैं। आने वाले टाइम में एक वीडियो आप इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर भी आप लोगों के बीच में बना देंगे, क्या आप डालें और कीटनाशक के तौर पर क्या क्या उत्पाद आप यूज करें वो भी आपको विस्तार से हम बताएंगे। तो ये इस वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के बीच में जल्दी ही लेके आऊंगा। लेकिन सबसे पहले तैयारी आप आलू की कीजिए और उसका उपयोग जो समय है वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आलू की जो है आप आसानी से बुआई कर सकते हैं। और वैसे अगेती की अगर बात करें तो अगेती का समय तो अब जो काफी साथियों ने तो आलू लगा भी दिया है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अक्टूबर माह जो है सबसे बेस्ट है आलू के लिए। अक्टूबर माह में आलू आप अवश्य लगाइए, चाहे आप घर के लिए लगाएं, चाहे कॉमर्शियल पर्पज के लिए आप लगाएं, चाहे आप कुछ एरिया में आप लगाएं जो जमीन आपके लिए जो अनाज के तरीके से सही ढंग से नहीं है, तो वहां पर छोटी छोटी क्यारियां इत्यादि बना के आप वहां पर आलू का उत्पादन ले सकते हैं। आप अपने 2 या 3-4 परिवार के लिए आलू का अच्छा उत्पादन वहां ले पाएंगे। छोटे स्केल पर अगर आप लगाते हैं तो आपको पूरे साल जो है आलू बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुद्ध आलू खाएंगे, अच्छा आलू खाएंगे, समझते आपका अच्छा होगा। आने वाले समय में इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट से संबंधित और आने वाले रोग से संबंधित जो है आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।